Dear all, welcome to Civil Services with Jackie. Today we are going to analyze the comprehensive question analysis of UPSC Prelims 2024. And basically it is related to the set B of prelims examination, and as you know it is part first. So part first means it is the part first that question directly from the civil services with Zaki. आप सभी का सिविल सर्विसेज विद जकी में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये इंग्लिश और हिंदी बोथ में हम शुरू कर रहे हैं इसको आप इंग्लिश भी मान सकते हैं। तो इसमें हम कम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे, यानी व्यापक विश्लेषण करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के क्वेश्चन का। और इसमें आप लोगों को सुनाते हुए आई एम वेरी ग्लैड, बहुत ही हमें खुशी हो रही है कि इस बार भी 21 क्वेश्चन आया, यानी 20 प्लस क्वेश्चन इस बार भी आया। तो लगातार 3 सालों से 2022, 2023 और 2024 से 22 क्वेश्चन 20 प्लस आ रहा है, यानी 21 पिछले साल आया था, इस बार भी 21 क्वेश्चन आया। और इस बार तो रिकॉर्ड तो 49 क्वेश्चन आया है। तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आप साइंस टेक आप ले लीजिए, आप ज्योग्राफी के अलावा इन्वायरमेंट ले लीजिए, तो इस पे भी हम आप लोगों को बहुत सारे मटेरियल देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज एनालिसिस। सो अ टोटल of 21 questions directly asked from civil services Jackie. So these questions are 12 questions from the geography, our channel, and from our blog, and also our app. So these 21 questions include from the channel, from the blog and app. So today we will डिस्कस 1 by 1 क्वेश्चन। तो आज हम एक एक करके सब क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक करके हम आपको सबूत देंगे कि ये देखिए ये यहाँ से पूछा था। इवन मैं आपको उस वीडियो का लिंक नहीं दे करके, बल्कि वीडियो में कहाँ मैं ये क्वेश्चन बोला हूँ वो भी आज आपको देने वाले हैं, ताकि आप लोग देख लीजिए कि किस तरह से मेरा दिया हुआ। और मैंने बार बार आप लोगों को क्लास में भी यही कहा था कि जब ये वीडियो हम आप बना रहे हैं और जैसे आएगा तो ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा यूपीएससी, और इस बार फिर हुआ। तो लगातार 3 साल से दे रहा है। तो अब चलिए आगे देखते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ज्योग्राफी 12 क्वेश्चन एंड अनदर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 4 क्वेश्चन एंड साइंस एंड टेक 5 क्वेश्चन। तो आप देखेंगे तो ज्योग्राफी से जो है आप देखेंगे हमारे में, तो ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन पूछे गए। उसी तरह से देखेंगे तो इन्वायरमेंट से 4 क्वेश्चन है, साइंस टेक से 5 क्वेश्चन है इस बार। तो इस बार आप देखेंगे कि ज्योग्राफी में 19 आया था, तो 19 में 12 है। उसी तरह से इकोलॉजी इन्वायरमेंट में आप देखेंगे तो 16 था, तो 16 में 4 है। चूँकि इकोलॉजी इन्वायरमेंट में इस बार हमने वीडियो नहीं बनाया था, ये भी एक कारण था कम आने का। उसी तरह से हम देखेंगे साइंस एंड टेक में 5 है 14 में से। तो ये काफ़ी अच्छा रहा इस बार का भी पीटी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट ज्योग्राफी। सो वी विल सी दैट ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में हम देखेंगे कि 4 एरियाज, यानी क्लाइमेटोलॉजी आप देख लें, जियोमॉर्फोलॉजी देख लें, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी देख लें, इस तरह से। तो इसमें सबसे ज़्यादा क्लाइमेटोलॉजी से 6 क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि इस बार यूपीएससी में टोटल क्लाइमेटोलॉजी से सिर्फ 6 ही क्वेश्चन पूछे हैं, और ये 6 का 6 हमारे वीडियो से रिलेटेड है। ये इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आपका 100% क्वेश्चन गेस किया, यानी 6 क्वेश्चन पूछा और 6 का 6 हमारे वीडियो से आया, यानी 22, 23, 24, 25, 26 सब एक एक क्वेश्चन पे हम लोग एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस। तो हम लोग एनालिसिस करते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। तो क्लाइमेटोलॉजी में सबसे ज़्यादा, जैसा कि मैंने बताया, 6 क्वेश्चन हमारे सिविल सर्विसेज विद जकी से पूछे गए। वैसे सबसे ज़्यादा 7 क्वेश्चन मैप से था, लेकिन देखेंगे कि सिर्फ 2-3 क्लास में ही हमने मैप में आपको काफ़ी अच्छा दे पाए, तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। चलिए, so let's start with the question 22. With the reference of the water vapor, which of the following statement are correct? Number 1, it is a gas, the amount of which decreases with altitude. It is its percentage is maximum at the pole. Select the answer using the code given below. 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2। अब इसको हम हिंदी में देखते हैं।
तो हिंदी में आप देखिएगा इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया ये 22वां क्वेश्चन था। और बताया इसमें कि जलवाष्प जो है, जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है, ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। तो ये देखिए ये गैस है, बिल्कुल सही है। जो मैंने कई बार कहा था कि इसको कंफ्यूज मत कीजिए वाटर ड्रॉपलेट से, मैंने क्लास में भी बताया और आपकी वीडियो में भी ये मौजूद है। उसी तरह से ध्रुवों पर इसका प्रतिशत क्या है, अधिकतम है, तो ये भी गलत है। अधिकतम कहाँ है आपको, एक्वेटर पे, यानी जो एक्वेटोरियल या ट्रॉपिकल रीजन है उसमें 4% के लगभग आपका जलवाष्प पाया जाता है, और ध्रुव या जो डिजर्ट एरिया है उसमें 0% भी हो सकता है या 1% भी हो सकता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें केवल एक, तो यही इसका आंसर। सो आंसर इज द ए। वाटर इज अ गैस एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द क्लाउड, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उसी तरह से वाटर वेपर प्रेजेंट मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल, या मिनिमम आपको डिजर्ट पे आप मिलेगा। ये आपको मैंने आपको दिया था इस पे वायुमंडल की संरचना, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इस वीडियो में आप देखेंगे, और इस वीडियो में मैं आपको आगे दिखाता हूं कहां मैंने आपको बताया है। ये देखिए ये वीडियो में ये मैंने आपको वाटर वेपर पे पूरा डिटेल बताया था कि कुछ सैटेलाइट ऐसा है जो वाटर वेपर को, अब यहाँ देखिए ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर पे मैक्सिमम और पोल पे मिनिमम, यहाँ फिगर में भी मैंने देख के समझाया था आपको। और मैंने ये भी आपको बताया था कि टिपिकल मिड लैटिट्यूड में 1 से 2% पाया जाता है। तो इतना डिटेल मैंने आपको बताया और यही क्वेश्चन यूपीएससी में आया। ये आप देख सकते हैं 7 मिनट 14 सेकेंड पे जब ये वीडियो देखिएगा तो आपको ये चीज मिल जाएगा वाटर वेपर का सारा डिटेल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनदर इज 23rd, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। एनुअल एंड डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज लो। ओके, अनदर इज प्रेसिपिटेशन अकर थ्रू आउट द ईयर। Precipitation varies between 50 centimeter to 250 centimeter. What is the type of climate? So, what is the type of climate according to the Köppen and other classification? So, it is A, equatorial climate, China type climate, humid subtropical climate, marine west coast climate. इसी को हिंदी में हम लोग देखते हैं, हिंदी वाले बच्चों के लिए ये देखिए, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। तापमानों में वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज जो है वो निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है, यानी सालों भर वहां वर्षण होता है आपका। यहाँ वर्षण का यूज किया गया, वर्षा का यूज नहीं किया गया, ये देख लीजिए। इक्वेटोरियल एरिया में वर्षा होता है और वर्षण में आपको हिमपात भी हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। उसी तरह से वर्षा में भिन्नता या वर्षण में भिन्नता 50 से 250 है। तो ये किस प्रकार की, विषुवतीय नहीं होगा, चीन प्रकार की भी नहीं होगा। चीन क्या है, ईस्ट कोस्ट है, ये हमेशा याद रखिएगा। आर्द्र उष्णकटिबंधीय में ये भी नहीं है, और ये आपका है पश्चिमी समुद्र तटीय जलवायु। और ये मैंने आपको कहाँ बताया था, ये देखिए इसका आंसर हो गया डी। ये है मैराइन कोस्ट क्लाइमेट, मेजर क्लाइमेट टाइप ऑफ द कोपेन, जो मैंने आपको बताया था कि कोपेन ने इसका किया था। और ये आपको इक्वेटोरियल फ्यू एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, और ये मोस्टली जो पाया जाता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, कहाँ से कहाँ, 35 से 60 डिग्री के बीच में, 35 to 60 डिग्री के बीच में। और ये मैंने आपको बताया था ये दोनों वीडियो में, इंग्लिश और हिंदी में करके। इंग्लिश में मोस्ट कॉमन क्लाइमेट टाइप पे ये बताया था, और हिंदी में हमने बताया था सामान्य जलवायु प्रकार क्या है। और देखिए इसी से आपका क्वेश्चन आया। अब कहाँ से आया ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको। ये आप वीडियो जब देखेंगे तो इसी वीडियो में 6 मिनट 38 सेकेंड के बाद ये आ जाता है। ये CF टाइप का क्लाइमेट होता है, CF। ये देखिए वेस्टर्न यूरोप, ये बेसिकली जो वेस्टर्न यूरोप का मार्जिन आप देखते हैं उधर का ये क्लाइमेट है। इसको ब्रिटिश टाइप का ही क्लाइमेट का उप टाइप होता है। तो मैंने 13 टाइप का क्लाइमेट आप लोगों को क्लास में भी पढ़ाया था, और इसमें भी ब्रीफली आपको बताया है। और देखिए वही क्वेश्चन आया। अनदर देखते हैं हम लोग 24, with the reference of the Coriolis force, which of the following statement are correct? Number 1, it increases with increased wind velocity.
Number 2, it is maximum at the pole and absent at the equator. Select the answer using the code given below. 1 only, 2 only, 1 and 2, neither 1 nor 2. चलिए इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में इस तरह से है हम हमारा, कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक और भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए गए, अब देखिए ये मैंने आपको बताया था और मैंने इसके लिए आपको के भी 1 मिनट तो आप लोग देखें, वैसे तो आप लोग पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आगे आपको, अगर आप 2025 में यानी 2025 या 2026 में आप लोग यूपीएससी दे रहे हैं तो पीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे मेंस में भी ये सारे काम आएंगे लेकिन पीटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको शॉर्ट करके दिया था कि कोरियोलिस में इतना इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और देखिए सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया यहाँ पे। अब देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, ये नहीं होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ये सही है। पवन वेग वृद्धि के साथ ये बढ़ता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका मतलब सी आंसर हो गया। सी आंसर, ये मैंने आपको दोनों बताया था। व्हाट इज कोरियोलिस इफेक्ट, कोरियोलिस प्रभाव क्या है या कोरियोलिस बल आप देख सकते हैं, ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। अब इसमें कहाँ आपको देखना है आंसर, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको शॉर्ट वीडियो बनाया था कोरियोलिस प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण तत्व, इसीलिए बताया था सम फैक्ट अबाउट कोरियोलिस में। ये फैक्ट जरूर याद रखिएगा आप लोग, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको काम आएगा, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, अदर स्टेट पीसीएस हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कोरियोलिस। इसीलिए मैंने ये इंपॉर्टेंट मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो दिए थे। चलिए इसमें देखते हैं हम कहाँ आपको दिए थे। ये देखिए, ये मैंने पूरा, और इस वीडियो में मैंने उसी वक्त हाईलाइट कर दिया था कि हमको उम्मीद था कि ये क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, इंक्रीजेस विथ लैटिट्यूड, और यहाँ क्या है, एक्वेटर पे एब्सेंट और मैक्सिमम एट द पोल, यहाँ लिखा हुआ है, ये देख लीजिए। उसी तरह क्या है, ये देखिए, अब यहाँ देख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ विंड के साथ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी वेलोसिटी बढ़ेगा कोरियोलिस बल बढ़ेगा। तो ये देखिए कि ये आपको इस तरह से डायरेक्ट ये पूछा है। ये आप देखेंगे, जब वीडियो देखेंगे, ये वीडियो कोरियोलिस वाला 14 मिनट 10 सेकंड के बाद, यानी 14 मिनट के बाद आपको ये चीज मिल जाएगा जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला है यूपीएससी में। और देखिए आगे, चलिए अब हम लोग देखते हैं 25th क्वेश्चन। ऑन जून 21 एवरी ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स experiences a sunlight more than 12 hours? Equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle. Select the correct answer using the code given below. A 1 only, B 2 only, C 3 and 4, D 2 and 4। तो चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए, प्रत्येक वर्ष 21 जून को हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा दिन जो होता है, निम्नलिखित में से किस अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है, यानी 12 घंटे से अधिक समय तक वहां दिन रहता है। अब इसमें है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव। अब देखिए, इक्वेटर पे एग्जैक्ट 12 घंटे का होता है, कर्क रेखा पे लगभग 13 घंटा, यानी 12 घंटा से ज्यादा, 13 घंटा समथिंग का होता है, तो 12 घंटा से ज्यादा हो गया। और उत्तर ध्रुव पर तो आप समझिए 18 घंटा का होता है, तो ये भी हो गया। और मकर रेखा पर तो 8 घंटा का, बहुत, चूंकि मकर रेखा आपका उधर है, तो भूमध्य रेखा नहीं होगा, ये नहीं होगा। सही जवाब है 2 और 4। तो 2 और 4 कहाँ है, डी। चलिए देखते हैं, डी आंसर है, ठीक है।
और ये मैंने आपको सूर्य तप या इंसोलेशन जो होता है उसमें समझाया था। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो अभी वीडियो हमारे देख रहे होंगे या जो इस वीडियो को आप देखेंगे, तो हमारे क्लास में जब आप थे, चाहे वो आपको अभ्युदय में थे या जहाँ भी थे, तो मैंने जब लेक्चर दिया था तो आपको एक एनिमेशन दिखाया था। तो आप कहते थे कि आप, बहुत सारे लोग कहते थे कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टर पे लेके ये दिखा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक चीज देख लेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं भूलेंगे। और हर कम्पिटिटिव एग्जाम में, यूपीएससी से लेकर के बीपीएससी तक, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है। चलिए मैंने आपको ये एनिमेशन दिखाया था, आपको याद होगा तो देखिए, ये देखिए, ये आपको दिखाया था इसमें, ये देखिए, ये मैंने बताया था आपको समर सॉल्यूशन। उसी तरह से आपको इसमें हमने यहां दिखाया था, ये देखिए, ये होता है। अब आप जाएंगे तो ये देखिए, नॉर्थ पोल पे आपको 24 घंटा का दिन रहेगा, और ये देखिए इक्वेटर पे 12 आवर का रहेगा, और डायरेक्ट सनलाइट आपका कहां पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। आगे देखिए, इसी एनिमेशन में मैंने आपको बताया था, ये देखिए आगे, आगे देखिए, आगे इसमें ये सबको हटा के दिन देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और यही मैंने आपको बताया था, और यही इस बार क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पोल पे आपका 24 घंटे का होगा, 60 डिग्री पे जो है आर्टिक सर्किल के पास आसपास में आप देखेंगे तो 18 घंटा 29 मिनट का होगा, ठीक है, 18। उसी तरह से आप देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर जो ये होगा 13 घंटा और 27 मिनट का, तो 12 घंटा से ज्यादा हो गया। इक्वेटर पे एग्जैक्ट 12 घंटा होगा, 12 घंटा से ज्यादा नहीं होगा। उसी तरह से आप देखेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जिसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा पे 10 घंटा 33 मिनट का होगा। उसी तरह से देखेंगे एंटार्क्टिक सर्किल जो उसका 60 डिग्री है, वहाँ सिर्फ 5 घंटा 31 मिनट का होगा, और दक्षिणी ध्रुव में 0, पूरा रात ही होगा। तो इस तरह से मैंने आपको ये एनिमेशन दिखाया था, और देखिए वही क्वेश्चन आया जो मैंने आपको क्लास में बताया, वही क्वेश्चन आया। आगे देखते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। 31, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement 1, the atmosphere is heated more by incoming solar radiation than by the terrestrial radiation. Statement 2, carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorber of long wave radiation. Which one of the following is correct in respect of the above statement? Statement A, both statement 1 and statement 2 are correct. Statement 2 explain the statement first. Both statement first and statement 2 are correct, but statement 2 does not explain the statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Another is statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. तो चलिए इसको हम हिंदी में देखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में ये दे रहे हैं, पार्थिव विकिरण जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहते हैं की तुलना में आगामी यानी इनकमिंग रेडिएशन वायुमंडल को अधिक गर्म हो जाता है। दूसरा कथन ये बोल रहा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य ग्रीन हाउस गैस यानी मीथेन वगैरह दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक है। तो अब देखिए, ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है बेसिकली इसी से गर्म होता है। यही वजह है कि जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो ठंडी महसूस करते हैं, और नीचे पे हम लोग क्या करते हैं, गर्मी लगता है। तो जैसे जैसे आप हाइयर जाते हैं ऊंचाइयों के, सूरज से जो इनकमिंग रेडिएशन आता है, यही मैंने इंसोलेशन में आपको समझाया भी था, उससे क्या होता है, अर्थ गर्म होता है, और फिर जब ये गर्म होने के बाद जो छोड़ता है पार्थिव विकिरण यानी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जब छोड़ता है, तब जाके आपका एटमॉस्फेयर जो आपका गर्म होता है। तो ये ठीक उल्टा दिया हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। और ये जो है लॉन्ग वेवलेंथ जो होता है, जो कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है वो लॉन्ग वेवलेंथ होता है। यही वजह है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उसको रोक लेता है और पृथ्वी गर्म होता है। तो कथन 2 सही है और पहला गलत है। तो कथन 1 सही नहीं है, किंतु 2 कथन सही है, यानी आंसर आपका डी हो गया। चलिए देखते हैं, ये मैंने आपको बताया भी था क्लास में भी, और देखते हैं आंसर डी। और ये मैंने जो मेजर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट सीरीज बनाया था उसमें मैंने दिया था व्हाट आर द वेदर सिस्टम। ये वेदर सिस्टम को समझने के लिए ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो ये मौसम प्रणाली क्या है,
इस पे मैंने आपको ये बताया था। अब इसमें हम देखें तो ये देखिए कहाँ बताया था, ये देखिए ये मैंने एनिमेशन के जरिए आपको बताया था इसी वीडियो में। अब इस वीडियो में आप जाएंगे तो आप देखेंगे 19 मिनट 33 सेकंड पे जब आप जाएंगे तो आपको ये एनिमेशन मिलेगा, जिसमें मैंने ये बताया था कि ये देखिए ये सनलाइट आ रहा है और ये रेड जो है ये लॉन्ग वेवलेंथ है और ये टेरेस्टेरियल रेडिएशन है। तो ये मैंने आपको समझाया था और देखिए सेम उसी तरह का क्वेश्चन आया। तो अब देखिए कि अब तक क्लाइमेटोलॉजी में 6 पूछा और 6 में से अभी 5 और 6 का 6 यानी 100% क्लाइमेटोलॉजी। तो अब आप देखते हैं आगे 6th क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, थिकनेस ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज मच ग्रेटर एट कंपेयर टू द पोल। Another statement second is the equator heat is transported to great heights by the strong convectional current. Which one of the following is correct in the respect of the above statements? Both statement first and statement second are correct and statement second explain the statement first. Both statement first and second are correct, but statement second does not explain the statement first. Statement first is correct, but statement second is incorrect. Statement first is incorrect, but statement second is correct. अब चले इसको हम हिंदी में देखते हैं। ठीक, कथन 1 यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में ये क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। दूसरा कथन ये कह रहा है भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पे जो है प्रबल संवहन धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। 1 और 2 दोनों सही है, ये बिल्कुल सही। आप देखिए भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल जो होता है वो 16 किलोमीटर ऊंचा होता है और पोल पे जाएंगे तो 8 किलोमीटर, मतलब 8 से 16 किलोमीटर की ट्रोपोस्फीयर में वेरिएशन पाया जाता है। उसी तरह से देखेंगे तो इसका मतलब है कि इसमें ध्रुवों की तुलना में ये बहुत अधिक हो गया, दुगुना ऊंचा हो गया। और भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहन, और जैसा कि मैंने बताया था जो एक्वेटर है वहाँ पे कन्वेक्शनल करंट चलता है, मतलब संवहन प्रणाली से वर्षा भी होती है वहाँ आपका जो उसी जगह मैंने आप लोगों को जब सेल पढ़ाया था आप लोग को याद होगा हेडली सेल के बारे में, तो ये संवहनीय धाराओं से होती है। तो ये दोनों एक दूसरे का आप देखिए कथन व्याख्या करता है। तो आंसर इसका ए हो गया, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसका उत्तर ए हो गया। अब चलिए देखते हैं उत्तर ए। ये भी मैंने वही वीडियो जो मौसम प्रणाली, आप देखिए एक वीडियो से 2-2 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है मेजर ज्योग्राफिकल कांसेप्ट सीरीज। आप जाके देखिएगा बहुत सारा इसमें, क्लाइमेट पे तो मैंने बहुत सारा बनाया, बहुत सारा। इसके अलावा भी मैं आप लोगों से भी कई बार बच्चों से सलाह मांगा कि अगर आपको लगता हो कि कोई और चैप्टर इसमें छूट गया हो या चाहिए तो आप ज़रूर उसमें आपको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, नीचे अभी भी कमेंट कीजिए तो मैं और इसमें जोड़ दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए ये मैंने आपको बताया था एनिमेशन से समझा के कि किस तरह यहाँ कन्वेक्शनल करंट चलती है और इस तरह से ऐसे चलती है। इसको हम लोग हेडली सेल कहते हैं। और आप देखिए ये क्या है, इक्वेटोरियल रीजन है और ये क्या है, पोलर रीजन है। आप देखिए पोलर रीजन में कितना छोटा है इक्वेटर के, तो दोनों सही व्याख्या कर रहा है। और ये सारी चीजें क्या है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो मैंने आपको बताया था, और इसी से वेदर सिस्टम बनता है। और ये मैंने एनिमेशन बताया आपको वेदर सिस्टम का। तो आप यहाँ चूंकि मुझे लगा कि ये फिर एनिमेशन देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको दिखाने में, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाया, ताकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहुत सारे हमने सुना कि लोगों ने कहा कि अरे सर तो वैसे करते हैं, यूपीएससी में कहाँ से 21 क्वेश्चन लड़ेगा और कोई गेस कर सकता है कि यूपीएससी। तो इसीलिए मैंने आज आपको दिया, चूँकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी पढ़ के बनाता हूँ, आप खुद देख सकते हैं वीडियो को। और ये सारे वीडियो अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जाके तो आप लोग जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे चलती है। तो ये देखा आपने कि क्लाइमेटोलॉजी का 6 का 6 क्वेश्चन आपका 100% आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल से आया। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफिकल मैप। इसमें 3 क्वेश्चन आया था और जैसा कि मैंने आपको बताया ये 3 क्वेश्चन जो था 36 से 36, 39 एंड 69 यानी 36, 39 और
69। तो ये 3 क्वेश्चन आया, लेकिन आपको याद होगा कि हमने सिर्फ 6 क्लास ही आप लोगों को दिया था और मैप पे बहुत कम किया था, क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला और बाद में आप लोग तो आए, बहुत बच्चे आए ज़रूर और उनको फ़ायदा डेफिनेटली हुआ होगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे मैप से जो सिविल सर्विस। तो पहला 36, विद द रेफरेंस ऑफ द हिमालयन रिवर ज्वाइनिंग द गंगा डाउन स्ट्रीम ऑफ द प्रयागराज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमेशा ध्यान रखिए, क्या बोल रहे हैं, वेस्ट टू ईस्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। इस तरह का क्वेश्चन वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अक्सर यूपीएससी पूछता है। जब आज से नहीं, मैं बता रहा हूँ 2004 2005 यानी 2004 2003 उस टाइम में जब हम लोग देते थे एग्जाम, उस टाइम में भी इस तरह का क्वेश्चन आता था। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये देखिए, अब ये घाघरा गोमती गंडक कोसी, अनदर गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंडक, अनदर इज गोमती घाघरा कोसी गंडक। अब आप देखें, अगर हिंदी में इसको हम लोग देखें तो पश्चिम से पूर्व, ये क्या कर रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज में अनुप्रवाह गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम है, घाघरा गोमती गंडक कोसी। अब ये देखिए, गोमती घाघरा गंडक कोसी, गंडक कोसी, घाघरा गोमती। आप देखिए, घाघरा सबसे वेस्ट में नहीं है, पहले गोमती है, तो गोमती है, उसके बाद घाघरा है, उसके बाद गंडक और सबसे पूर्व में कोसी है। तो इसका आंसर बी है। और ये मैंने बाजाबता आपको मैप क्लास में बताया था और इत्तेफाक से, और मुझे खुशी भी हो रही है कि ये मैप क्लास आपको काम आया और जो मैंने बताया वो आया। ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए इसको आंसर देख लेते हैं। अब देखिए 36 का बी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देखिए, फ्री इंडिया मैप क्लास फॉर यूपीएससी पीटी 2024। ये इसमें बहुत सारे बच्चे आप लोग आए थे। ये मैंने 25 मई को दिया था। अब देखिए 25 मई को दिया और आपको 16 जून को यही इसी वजह इतना जल्दी गेस किया हुआ, मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। और इसमें मैंने आपको जो दिखाया था उसका मैं वहाँ का सीन भी दिखाता हूँ। ये देखिए 16 मिनट 50 सेकेंड के बाद ये है, जब मैं ये समझा रहा था आपको कि ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपको यहाँ पे आप देखिए इलाहाबाद प्रयागराज है। अब यहाँ से आप देखिए क्या क्या है, ये देखिए घाघरा है, गोमती है, अब यहाँ देखिए ये गंडक है और ये कोसी। तो अब ये देखिए ईस्ट से वेस्ट, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था और देखिए सेम वही क्वेश्चन आया। चलिए आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वाटरफॉल, रीजन, रिवर, धुआंधार, मालवा, नर्मदा, हुंड्रू, छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा, गरसप्पा, वेस्टर्न घाट एंड नेत्रावती। हाउ मेनी ऑफ द एबव रो इज गिवन इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। इसको हिंदी में हम लोग देखते हैं। ये देखिए निम्नलिखित प्रकार जलप्रपात और क्षेत्र, यानी ये जलप्रपात है, ये क्षेत्र है और ये नदी है, 3 तरह से दिया। धुआंधार, मालवा, नर्मदा, ये बिल्कुल सही है। आपको पता ही होगा कि धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा बनता है, मालवा ये कहाँ बनाता है, जबलपुर के पास बनाता है। और ये मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज में ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि इस मैप में नहीं बताया था, क्योंकि इस मैप में मैंने वाटरफॉल को, सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन है उस पर मैंने चर्चा किया था। दूसरा हुंड्रू है, छोटा नागपुर, स्वर्ण रेखा, ये भी सही है, स्वर्ण रेखा नदी पे बनाती है हुंड्रू में, जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उसमें मैंने आपको बताया था। उसी तरह से ये देखिए गोरसप्पा जो है पश्चिमी घाट और ये श्रावती नदी पे है, इस पे नहीं है, तो ये गलत है। तो ओनली 2 है, तो केवल 2 इसका आंसर हो गया बी, केवल 2। चलिए देखते हैं इसमें। धुआंधार, ये जैसे कि मैंने बताया करेक्ट, फॉल्स। नर्मदा रिवर है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इट इज विद इन द मालवा रीजन, ये जो जबलपुर है ये मालवा रीजन में ही आता है। उसी तरह से हम देखेंगे हुंड्रू वाटरफॉल, ये भी करेक्ट है, ये छोटा नागपुर पठार पे ही है आपको, और ये आपको झारखंड में आप जानते ही है। उसी तरह से आप देखेंगे गोरसप्पा या जोग वाटरफॉल जो है ये इनकरेक्ट है। ये कौन सा नदी है, ये लिखा है, ये नहीं है, बल्कि ये जो है आप देखेंगे तो शरावती नदी है। ठीक है, तो
इसमें दो सही होगा। अब इसका जो मैंने बताया था एक एनसीईआरटी अपवाह तंत्र, और जैसे मैंने बताया कि ये मेरा पुराना वीडियो था अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, यानी जो पेनिनसुलर अपवाह तंत्र ये सारा का सारा ये देखिए प्रायद्वीपीय है, हिमालय वाला नहीं है, ये प्रायद्वीपीय वाला है। और इसमें मैंने बताया था, और मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की कैसी खूबसूरत, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देखिए संगमरमर का चट्टानों से खूबसूरत महाखंड बनाता है, और वहीं जबलपुर के पास ये धुआंधार जलप्रपात बनाता है। ये मैंने बताया था कहाँ, जबलपुर, और जबलपुर मालवा रीजन में। तो एक किस पे, नर्मदा पे हम चर्चा कर रहे हैं इसमें। तो ये वीडियो में आप जाके आप देख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, तो ये आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो ये भी 1 मिनट 53 सेकंड। आगे देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Red Sea receives very little precipitation in any form. No water enter in the Red Sea from the river. Which one of the following statement is given above is correct? Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 and 2. तो इसमें रेड सी के बारे में कहा गया, लाल सागर के बारे में कहा गया है। तो इसमें देखिए कि इसमें क्या है कि कोई भी क्वेश्चन जो होता है ना उसमें काफी डीप उसका मीनिंग होता है। यूपीएससी ऐसा नहीं कि आसानी से पूछ देता है, इसलिए यूपीएससी है, आप जानते हैं। इसमें क्या ये कह रहा है ये ध्यान दीजिए, नो वाटर इंटर्स इन द रेड सी फ्रॉम द रिवर, यानी कोई भी वाटर रिवर से नहीं, ये नहीं कह रहा है यहाँ कि मेजर रिवर से कोई भी वाटर नहीं। अगर मेजर रिवर से कहता या प्रोमिनेंट रिवर से कहता तब ये स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। और आप देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितना भी कोचिंग है सब दिया के दोनों सही। तो ज्यादातर कोचिंग यही दे रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता। लेकिन आप लोग खुद जानते हैं, जो हमारे क्लास में आए थे, और रेड सी की मैंने स्पेशल क्लास मैप क्लास आप लोगों को लिया था, और उसी से ये क्वेश्चन लिए है। तो ये देखिए, तो इसका आंसर है ए। तो इसी में हिंदी में भी थोड़ा देख लेते हैं, हिंदी वाला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है, बिल्कुल सही है ये। लाल सागर में नदियों का जल प्रवेश नहीं होता है। इसमें यह कह रहा है कि नदियों का जल प्रवेश नहीं होता है, यानी कि प्रमुख नदियों का नहीं, कोई भी नदी का नहीं, यानी कोई नदी है ही नहीं, कोई भी स्ट्रीम कोई भी नदी का नहीं, ये कह रहा है। तो ये गलत है, होता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अब देखते हैं इसको हम लोग। The statement that no water enter in the Red Sea from the river is incorrect. Why incorrect? While it is true that Red Sea does not receive major river, जैसा कि मैंने बताया, बड़े रिवर, कोई मेजर रिवर जैसे कि नील रिवर है या और कोई जिसका दजला है, प्राते, जो जिसको लोग जानता है, या जो मेजर रिवर है, क्योंकि छोटे मोटे रिवर देखेंगे तो बहुत सारे हैं, उसको आपको नहीं रख सकते। तो रिवर इनफ्लो लाइक सम अदर सीज और ओशन, इट डज रिसीव some fresh water input from small rivers and stream। और ये मैंने आपको मैप आप कहिएगा कहाँ, तो ये चलिए देखते हैं। ये बताया था मैंने फ्री करंट अफेयर्स मैप क्लास, ये भी मैंने आपको बताया था। ये 4 मई का है, ये 4 मई 4 मई को हमने ये मैप क्लास हमने लिया था। और इसमें आपको हम दिखाते हैं इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट। 5 मिनट 2 सेकेंड का जो था, उसमें मैंने रेड सी के बारे में डिटेल आपको बताया था। और इसमें बताया था इट्स सराउंडेड बाय डिजर्ट और सेमी डिजर्ट एरिया, नो मेजर फ्रेश वाटर इनफ्लो। इसमें मैंने क्या बताया था, नो मेजर, ये मेजर लगा हुआ था, ये देख लीजिए। और फिर मैंने इसी में रेड सी के आसपास कौन सा एरिया है उसका सारा डिटेल मैंने आपको बताया था, और ये बताया था। ये 5-2 है, अब ये देखिए, ये बताया था। और इसमें मैंने आपको बताया था, 1 मिनट, ये देखिए, ये उसी वीडियो का स्क्रीनशॉट है, आप जाके यहाँ देख सकते हैं ये वीडियो का। अब इसमें हम देखते हैं, ये देखिए। अब अगर आप देखते होंगे, अभी दिखाई दे रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पे, तो ये देखिए, ये रिवर सब है यहाँ, ये देखिए कितना रिवर मिल रहा है रेड सी में। उसी तरह से यहाँ रिवर देखिए, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रिवर। अब भले ये रिवर का नाम नहीं हो, छोटा छोटा रिवर है, लोकल एरिया पे लोग जानते हैं, वहां आप जाएंगे रेड सी के आसपास, लेकिन रेड सी में तो मिल रहा है। तो नो वाटर तो नहीं हुआ ना, तो वो गलत हो गया ना।
तो ये मैंने आपको बताया था और वो क्वेश्चन आपका आया। और ये मैंने इससे पहले भी 2023 में, आपको याद होगा, तो सारा कोचिंग जो दिया था उसका वो भी दिया था और मैंने बताया था कि ए आंसर है। और फिर जब ऑफिशियल किया यूपीएससी का तो ए आंसर हुआ। और इस पे मैंने लाइव वीडियो बना के आप लोगों को वार्निंग दिया था कि इस तरह के लोगों से मत रहिए जो ठेके पे कराते हैं। उनका सिर्फ ये मकसद रहता है कि हमारा बस बच्चा से पैसा लेना है। बच्चा जो आईएएस बन जाएगा उसको फिर पैसा देना भी है, ताकि वो कहेगा हाँ मैं सर के यहाँ से किया हूँ, ताकि बच्चे लोग गुमराह होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा मैं कहता हूँ कि आप खुद मेहनत करें, खुद पढ़ें। टीचर सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करेगा कि देखो ये है, चूंकि टीचर का उस तरह का एक्सपीरियंस होता है। सो लेट्स चलते हैं आगे। तो ये 29 मिनट पे जाके आप ये देखिएगा, तो ये उसी वीडियो में आधे घंटे का वीडियो था, आधे घंटे का मैं लेक्चर लेता था आप लोगों का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जाएंगे जो इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी जो होता है उस पर। तो सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इससे 2 क्वेश्चन आए थे हमारे। इसमें 2 में हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था द टोटल फर्टिलिटी रेट, जब पॉपुलेशन की बात आती है, फर्टिलिटी रेट की बात आती है। और इसमें the number of children born per 1,000 people population in a year. B, number of children born to a couple, their lifetime given population, the birth rate minus death rate. The average number of the live birth in a woman would have by the end of their child bearing age. इसको हिंदी में हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, किसी अर्थव्यवस्था में कुल प्रजनन दर है के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष में जनसंख्या में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों की जनसंख्या। किसी दी गई जनसंख्या में एक दंपत्ति के जीवन काल में जन्मे बच्चे की संख्या। जन्म दर घटा मृत्यु दर। एक महिला के गर्भाधारण करने की आयु यानी चाइल्ड बियरिंग आयु के एज के अंत तक उनसे जन्मे बच्चों की औसत संख्या। सही जवाब डी है। वो होता क्या है कि जो महिला, जैसे कि किसी को 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, एक महिला का, उसकी फर्टिलिटी का तो उसी हिसाब से उसका ये किया जाता है कि फर्टिलिटी रेट कितनी है। और इसको अगर हम देखें तो ये इसका आंसर जैसे कि मैंने बताया डी है। TFR जिसको कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज ए डेमोग्राफिक इंडिकेटर that estimate the average number of the children women would have over the children year 15 to 49 based on the current birth rate or trend। इसको हमने आपको बताया था प्रवासन भाग 4 NCERT सीरीज। जैसा कि मैंने बताया था NCERT सीरीज बेसिकली अभी हिंदी में ही है, इंग्लिश में नहीं है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि अब हम एक NCERT सीरीज इंग्लिश में भी शुरू करेंगे, क्योंकि NCERT से भी बहुत क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आता है और आपका कंसेप्ट भी इसमें क्लियर होता है। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने डेमोग्राफिक जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जनसंख्या के परिणाम, ये मैंने इसमें बताया है। और इसमें मैंने बताया किस तरह से फर्टिलिटी रेट और ये सारी चीजें हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें मैंने बताया था। अब आगे चलते हैं। With the reference of the sector of the Indian economy, considered the following pair: storage of agriculture product secondary, dairy primary, mineral exploration tertiary, weaving cloth secondary. How many of these pairs above are correctly matched? Only 1, only 2, only 3, all 4. इसको हिंदी में देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में सेक्टरों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कृषि उत्पादक भंडारण द्वितीय, डेयरी फार्म प्राथमिक, खनिज खोज तृतीय, कपड़ा बुनाई द्वितीय। उपयुक्त में से अब देखिए, कृषि उत्पादन भंडारण ये सेकेंडरी है, बिल्कुल उत्पादन होता है, भंडारण किया जाता है। खनिज की खोज जो होता है ये गलत है, ये प्राइमरी में आता है, ठीक है। डेयरी फार्म प्राइमरी सही है। और कपड़ा बुनाई भी द्वितीयक होता है, क्योंकि कपड़ा कपास से बनता है, कपास का उत्पादन प्राइमरी, कपास आया फिर कपड़ा बना तो वो सेकेंडरी। ये सारी चीजें मैंने इकोनॉमिक एक्टिविटी में आप लोग को बताया था, और क्लास में भी और यहाँ भी NCERT सीरीज में भी। तो चलिए देखते हैं CNC। तो जैसा कि मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मिनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो ट्रेडिशनल मेथड जो है बेसिकली प्राइमरी सेक्टर्स में आता है। मिनरल को जो भी खोज किया जाता है उसको पहले देखा जाता है, वहाँ मजदूर लगता है, ये सारी चीज़ें। और इस पे मैंने आपको वीडियो बनाया था प्राथमिक गतिविधि
इसमें खनन में बताया था, इसमें स्पेसिफिक खनन पे था। और इत्तेफाक ये था कि चूंकि आप जानते हैं कि मेरा अनुभव है, मैं कई जगह गया भी हूँ इस तरह के खनन के पास, तो इसीलिए जब मैं गया था एक खनन के पास जहाँ इस तरह का एक्सप्लोरेशन हो रहा, तो ये देख सकते हैं मेरा फोटो भी है, पूरी टीम के साथ में गया था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस अनुभव के आधार पे मैं आपको गेस करता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा। और ये भले ये अलग बात है कि इसको आप बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम 40 के लगभग व्यू होगा टोटल इस वीडियो को, चूँकि ये वीडियो बहुत पहले मैंने दिया था, एनसीईआरटी सीरीज था। तो आप जाके हमारे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट देखेंगे, सारा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, हर तरह का वहाँ मटेरियल मौजूद है। 369 वीडियोस अभी टोटल हमारे पास है, उससे भी ज़्यादा अभी हम और बहुत चीज़ें देने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये देखिए खनन, अब ये मैंने बताया था कि किस तरह से ये खनन है, ओपन कास्ट माइनिंग कितने टाइप है, ये सारी चीज़ मैंने उसमें बताया था। अब जियोमॉर्फोलॉजी, इस बार जियोमॉर्फोलॉजी से सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें से एक जो है जो मेरा बताया हुआ 37वां क्वेश्चन था, उसमें अब ये देख लीजिए। फिर वही ये 2 स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजन ऑफ द वेदरिंग रॉक्स। रेन वाटर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉल्यूशन। रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। Which one of the following statement is true about in respect of the above statements? Both statement 1 and statement 2nd and statement 3rd are the correct, and both explain the statement 1. Both statement 1st and 2nd are correct, but only one of them explain statement 1st. Only one statement 2nd, 3rd is correct, that is explain statement 1. Neither statement 2nd nor statement 3rd is correct. चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं ताकि हिंदी वाले बच्चे भी आसानी से समझें। निम्नलिखित चट्टानों के अपक्षय, वेदरिंग को हम लोग अपक्षय कहते हैं, कि कारणों में से का एक कारण वर्षा है। वर्षा जल के घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है। वर्षा जल वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान होता है। अब ये देखिएगा, तो जो वर्षा जल होता है उसका हम देखेंगे उसके कारण अपक्षय होता है, बिल्कुल सही है। उसका मेन रीजन है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, चूंकि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेता है कार्बोनिक एसिड के रूप में। उसी तरह से आप देखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन भी विद्यमान होता है, और इन दोनों की वजह से जो सॉल्यूशंस होता है वेदरिंग में, जो आपने फ्रॉस्ट वेदरिंग, बहुत सारा चीज़ मैंने आपको समझाया था, तो ये वेदरिंग, तो इस पे इसका मतलब हो गया कि ये ए आंसर सही है, यानी कथन 1, 2 सही है तथा दोनों का व्याख्या करता है, और ये बाकी सब गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर ए। Rain water contain carbon dioxide, CO2 solution at the rain drop and atmosphere. They dissolve atmosphere gases including carbon dioxide and first carbonic acid, जो मैंने भी बताया कार्बोनिक एसिड। This gives unpolluted rain water acidity typically 5.2 से 5.6 तक ये होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो इसको हमने आपको बताया था। और ड्यूरिंग रेन आप देखेंगे तो ऑक्सीजन भी इसमें होता है, और ड्रॉप स्ट्रक्चर 10 द रेन वाटर कंटेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो रेन वाटर रहता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए जब फ्रेश वाटर, जब बारिश होती है तो हर जगह हरियाली छा जाती है, क्योंकि उसके ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलती है, और उसी में ये सारी चीज़ें मिलके रॉक का वेदरिंग भी करता है। तो देखते हैं, इस पे हमने बताया था, आपको याद होगा, व्हाट इज वेदरिंग। इस पे मैंने मेजर अपक्षय क्या है, जो मैंने अभी हिंदी में बताया था, अपक्षय इसको कहते हैं वेदरिंग को। और ये देखिए, ये मैंने आपको वहाँ बता दिया था वेदरिंग के बारे में, और ये मैंने बताया था ऑक्सीजन, देखिए लिखा हुआ है, कार्बन लिखा हुआ है, और ये बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है, और ये तो ये मैंने आपको क्लियर बताया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जियोमॉर्फोलॉजी में 2 में से यानी 50% इसमें से भी हुआ। आगे चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी। तो मैंने देख लिया कि 12 का 12 क्वेश्चन। अब इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट में 4 क्वेश्चन आया इस बार, मतलब वैसे तो 16 आया था, लेकिन 4 क्वेश्चन आया, चूंकि इकोलॉजी एनवायरनमेंट पर उस तरह से मैंने इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट वीडियो शुरू किया था, लेकिन आप लोग का रिस्पांस बहुत कम था, और देखते थे 2-2, 3-3 दिन में भी 50 व्यू नहीं हो रहा है, तो मैंने उसको स्टॉप कर दिया। अभी भी देखेंगे कि कुछ वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, तो अगर आप लोग को लगता है तो आप कमेंट में लिखिए कि सर उसको शुरू कीजिए, तो मैं आपको पूरा इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट भी दूंगा, जिससे
हो सकता है कि अगले आने वाले एग्जाम में आपको 4 की जगह यहाँ आपको 8 नजर आए या 9 नजर आए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, उसके बावजूद भी 4 क्वेश्चन आया। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, एनर्जी से 1 क्वेश्चन और क्लाइमेट चेंज से 1 क्वेश्चन आया। तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ हमने दिया। अब इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन, पहले इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें 13 क्वेश्चन या जो 27th क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ द पर एंड पॉलीफ्लोरो सब्सटेंस PFAS that are used in the making many consumer product, consider the following statement. PFAS are found to be widespread drinking water, food and food packaging material. PFAS are not easily degradable in the environment. Persistent exposure to the PAF can lead to bioaccumulation in the animal body. Which of the statement given above is correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3. तो चलिए इसको हिंदी में देख लेते हैं, फिर उसके बाद इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कई उपभोक्ता उत्पादों के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो और पॉलीफ्लोरो PFAS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, PFF पेयजल, खाद्य और पैकेजिंग अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। ये बिल्कुल सही है। PFF पर्यावरण में आसानी से विघटित यानी डिग्रेडेड या निम्नीकृत, इसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, तो ये नहीं होता, ये भी सही है। PFF लगातार संपर्क के परिणामस्वरूप जंतुओं के शरीर में जैव संचयन हो जाता है, बायो एक्युमुलेशन, तो ये भी सही है। तो ये तीनों का तीनों सही है, तो आंसर आपका डी हो गया। अब आप देखेंगे तो बहुत जगह इस तरह से आपको नहीं मिलेगा, कोई सिर्फ 2 दिया है, तो अब इसको हमने इस पे स्पेसिफिक सिर्फ इसी पे बनाया था वीडियो, आपको याद होगा, तो नहीं याद होगा तो चलिए अभी दिखाते हैं। तो इसका आंसर है डी, प्रिसेस्ड एक्सपोजर टू द PF ऑल्सो नॉन एज द फॉरएवर केमिकल्स। इसी टाइटल से मैंने आपको वीडियो बनाया था। चूंकि ये फॉरएवर केमिकल्स इजीली डिग्रेडेबल नहीं होता, लेकिन उसके लिए एक तकनीक की खोज हो गई थी 2023 में। तो 2023 में जो मैंने वीडियो दिया था, उस वीडियो से ये क्वेश्चन आया। इस बार भी देते, लेकिन इस बार थोड़ा सा बिजी हो गए, लेकिन 2025 के लिए मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस बार फिर 2025 में दूंगा, और इस बार ज़रूर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और आप तो देख ही नहीं, लगातार 3 साल से 20+ तो रहेगा ही रहेगा, इतना आप समझ लीजिए। यानी 40 के आसपास रहता है और 20+ रहता है, यानी 50%। सो मोर देन 50% क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम सिविल सर्विसेज मिल सके। तो बायो एक्युमुलेशन बेसिकली टिश्यू ऑफ द पीपल, एनिमल एंड द हार्म cause harm in the way that scientists are just beginning to। असल बात ये है कि ये जो हार्म कर रहा है ये अभी और लोग समझ रहे हैं, लेकिन सर्टेन डिजीज इससे होता है। कौन से डिजीज होते हैं? कैंसर हो सकते हैं, थायराइड डिजीज हो सकते हैं, ये PF से एसोसिएट माना जाता है। और ये मैंने आपको बताया था किस पे, याद होगा तो ये देखिए, न्यू मेथड टू डिस्ट्रॉय डेंजरस फॉरएवर केमिकल्स। बताया ना आपको, ये फॉरएवर केमिकल्स पे ही हमने बताया था। फॉरएवर केमिकल्स इसीलिए हिंदी में भी मैंने दिया था, खतरनाक को नष्ट करने की नई विधि। अब ये नई विधि निकली थी, ये मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया था। ये देखिए, मैंने ये बताया था कि कौन सा ये विधि है, PF क्या है, आगे वाले में बताया था। ये देखिए, अब इसमें देख सकते हैं 3 मिनट 23 सेकेंड पे मैंने बताया था कि क्या चीज़ की डिस्कवरी हुई है। उसके बाद आप देखेंगे तो 6 मिनट 14 सेकेंड पे उसी वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा व्हाट आर PF, यहाँ देख लीजिए है। और इसके 2 टाइप हमने यहाँ बताया है, ये देखिए, नंबर 1 टाइप, नंबर 2 टाइप। PF के भी 2 टाइप्स होते हैं, ये सारा डिटेल मैंने दिया था। यही नहीं, आप सुनिए, और मैंने इसका हिस्ट्री भी आपको बताया था। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने इसका हिस्ट्री आपको बताया था, ये उसी वक्त का है। ये देखिए, मैंने हिस्ट्री आपको बताया था, हिस्ट्री बताया था, ठीक है। उसके बाद जो इसके
डिजीजेज होते हैं, कौन ये डिजीजेज होता है विथ पीएफ्स के बारे में इतना डिटेल मैंने आपको बताया था। आधे घंटे का वीडियो था ये, सॉरी 17 मिनट का वीडियो था ये, और ये 17 मिनट में मैंने बहुत सारा आपको कोर चीज मेहनत करके ढूंढ के लाया था। और देखिए 2023 नहीं 2024 में पूछा। इसी तरह 2024 का जो वीडियो है जिसमें मैंने दिया है वो 2025 में आपसे पूछ सकता है, हो सकता है वो 2026 में आपसे आए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। 14 question. According to the Environmental Protection Agency, which one of the following is the largest source of the sulfur dioxide emissions? Locomotive using fossil fuel, ships using fossil fuel, extraction of metal from ores, power plant using fossil fuel. इसको हिंदी में भी देख लेते हैं, टाइम लगता है बहुत लग रहा है, कोई बात नहीं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में सबसे बड़ा उत्सर्जन का स्रोत है? जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग के लिए लोकोमोटिव इंजन, ये नहीं है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले जहाज, ये भी नहीं है। एस्को में धातुओं का निष्कर्षण, ये भी नहीं है। और ये जीवाश्म ईंधनों से विद्युत संयंत्र, ये जो बेसिकली इसीलिए कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको एनर्जी कहाँ ले जाना है? इलेक्ट्रिक से हटा के, जो फॉसिल फ्यूल से हटा के रिन्यूएबल एनर्जी आपको ले जाना है। तो इस पे एक रिपोर्ट आई थी जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू द पीएफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशंस कंबस्टन फॉसिल, ये जो पावर प्लांट, और ये देखिए द कंट्रीब्यूट 73% कर रहा है सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 इमिशन, और अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी अबाउट 20%। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। इसको आप ये देखिए, ये मैंने आपको बताया था ना। तो ये हमारे ब्लॉग पे, जैसे कि मैंने बताया कुछ क्वेश्चन हमारे चैनल से, कुछ ब्लॉग से, और ये ब्लॉग में आया था, आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, ये देखिए यहाँ पे, ये वर्ल्ड फर्स्ट स्टडी ऑफ द, ये वर्ल्ड फर्स्ट स्टडी टू द डिकेड्स ऑफ स्मोक पॉल्यूशन। ये स्मोक पॉल्यूशन पर से ये था कि इसमें से किस सल्फर से किस तरह का स्मोक कहाँ से क्या होता है, ये सारा डिटेल था और ये मैंने बताया था। अब आप आते हैं एनर्जी पे। एनर्जी से भी एक क्वेश्चन था और ये बहुत ही सुखद है, जो आप लोगों को मैं बताता हूँ वेरी ग्लैड के साथ, कि खुशी के साथ बताता हूँ कि एक ही वीडियो से लगातार 2 साल से पूछ रहा है। 2023 में भी पूछा है, 2024 में भी वही क्वेश्चन आपको मैं अभी बताता हूँ। 17 क्वेश्चन। Which one of the following is the exhaust pipe emission from the fuel cells electric vehicle powered by hydrogen? हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाली निर्वात उत्सर्जन है, यानी उसके नली से जो निकलता है? हाइड्रोजन peroxide, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, जलवाष्प। सही और जलवाष्प। मैंने बताया था पूरा फ्यूल सेल का स्ट्रक्चर एनिमेशन के साथ आपको बताया है इस वीडियो में। ये देखिए, ये देखिए। और जैसा कि मैंने बताया कि लगातार 3 क्वेश्चन आया 2 साल, पिछले साल 2 क्वेश्चन, इस बार 1 क्वेश्चन। हो सकता है कि इसमें हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट और बहुत सारी चीजें हैं इसमें, क्योंकि फ्यूचर का ये एनर्जी होने वाला है हाइड्रोजन। तो ये मुख्य परीक्षा के लिए भी, जो मेन के लिए जो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर मेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल्सो फॉर मेन्स स्टूडेंट। तो मेन स्टूडेंट के लिए हाइड्रोजन वैली प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया का हाइड्रोजन मिशन क्या है, ये सारी चीज मैं इसमें बताया हूँ। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए। तो इसमें मैंने कहाँ बताया था, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप जब जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए, 23 मिनट 15 सेकेंड पे जब जाएंगे, आधे घंटे का वीडियो है, उसमें मैंने ये फ्यूल सेल के बारे में बताया था कि ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ से इसका और इसका जो निर्वात होता है यहाँ मिलने के बाद H2O, यही मैं बता रहा हूँ, H2O। तो ये सारी चीजें, तो ये आगे चलते हैं। Now we move to the climate change. So in climate change, about one question is direct from our civil services with Zaki, and it is question number 56. So see here. First, 16. Consider the following statements. Statement 1. The European Parliament approved the Net Zero Industries Act recently. Statement 2. The European Union intends to achieve carbon neutrality by 2040 and therefore aims to develop all its own clean technology by that time.
Which of the following is correct in the respect of the above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 explain the statement 1. B. Both statement first and statement second are correct, but statement second does not explain the statement 1. C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. चलिए इसको अब हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं। तो हिंदी में ये जो था ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद ने नेट जीरो, आप नेट जीरो का नाम जरूर सुने होंगे, एक्ट को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ द्वारा वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी को विकसित करना है। अब इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आप लोग को मैं भी टेस्ट में देता हूं कि जैसे 2050 होता है उसमें 2030, कभी 2040, इस तरह से। और देखिए ठीक इसी तरह से यूपीएससी भी पूछा है। यूपीएससी यहाँ जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 2050 है, 2050 है। इसका मतलब ये हो गया कि कथन सेकंड गलत है, इसका मतलब सी हो गया। कथन फर्स्ट सही है, कथन सेकंड गलत है। ये सही है और ये गलत है, तो आंसर इसका सी हो गया। सो द आंसर इज सी। The European Union has legally binding the target by net zero greenhouse gas emission by 2050. So as stated in European Commission law, European climate law, and that is goal of the part of the European Green Deal. It is also important thing. Aims to make Europe the first climate neutral continent in the world. To reach this goal, the EU set has intermediate target reducing its greenhouse gas emission by 50% by 2030 compared to the 90. तो इस तरह से देखिए इसमें जो टारगेट पूरी न्यूट्रलिटी की है 2050, लेकिन ये तय किया गया है कि 55% जो है 2030 तक किया जाएगा। किसके लेवल पे? 1990 के लेवल पे। इसको हम देखेंगे कि आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन, अब ये देखिए ये एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग बीइंग रिकॉर्ड इन बाय 2038, मतलब 2028 तक जो है आप देखेंगे कि रिकॉर्ड ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है। ये एक रिपोर्ट आया था वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, और इसी में वो सारा देश की क्या क्या लॉ है, क्या पॉलिसियां हैं, इसके बारे में भी इन्होंने उल्लेख किया। चलिए इसका मैंने एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हर क्वेश्चन जो 21 है, ऐसे नहीं है, उसका मैं सबूत आपको दूंगा। ये देखिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह से इन्होंने बताया है कि कितना किसका नेट जीरो क्या है, ये सारा रिपोर्ट में। तो ये करंट अफेयर्स हमारे ऐप पे भी मिलेगा, हमारे आप ब्लॉग पे भी जाएंगे तो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो इन दिस ईयर फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबाउट 5 questions asked from civil services with Zaki, 3 from new technology, question number 14, 16 and 19, and 2 from space science. So as you know, this year only 2 questions asked from space science and all 2 questions are from civil services with Zaki. It means 100% guess. तो इसका मतलब हम देखेंगे साइंस टेक में जो है 3 न्यू टेक्नोलॉजी से आया है और 2 यानी 5 क्वेश्चन आए सिविल सर्विसेज। तो आप देखेंगे जो स्पेस यानी अंतरिक्ष विज्ञान है उसमें 2 क्वेश्चन पूछा था इस बार, और दोनों का दोनों हमारे इससे है। तो चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड एंड सी न्यू टेक्नोलॉजी। फर्स्ट वी मूव फ्रॉम न्यू टेक्नोलॉजी 14, 16 एंड 19। 14, consider the following activities: identification of narcotics on passenger at the airport or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animal. In how many of the above activities can be radars be used? Only 1, only 2, all 3, none. चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। विमानपत्तनम अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूद स्वापक
पदार्थों यानी जिसको नारकोटिक्स की पहचान, वर्षन का मॉनिटर, पशुओं का प्रवास पर नजर रखना, उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है, यानी उपयुक्त में से किन गतिविधियों का उपयोग, रेडारों का उपयोग, यानी इसमें रडार से किस चीज की जांच की जाती है। तो देखिए कि वर्षन का मॉनिटरिंग बिल्कुल करता है, और इसी के लिए जो मैंने बताया था कि एक निसार है, अभी आगे बताएंगे आपको, और पशुओं पर नजर रखना ये भी है। लेकिन ये नहीं है, ये इसलिए नहीं है कि ये यहाँ पे आप देखिए क्या कर रहा है, यात्रियों के पास, तो यात्रियों के पास जो होता है वो अलग तरीके से होता है, तो इसमें ओनली 2 होगा, इसका आंसर होगा आपको बी। चलिए नेक्स्ट। सो एयरपोर्ट यूज वैरायटी ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस टू डिटेक्ट नार्कोटिक्स ऑन पैसेंजर इंक्लूडिंग मेटल डिटेक्टर, millimeter wave scanner, explosive track device portals and police dog services। तो इसमें हम देखेंगे कि जो ड्रग्स का यूज होता है वो रडार से नहीं करते हैं, ये 2-3, एक तो मेटल डिटेक्टर है, तो चलिए मेटल डिटेक्टर तो मेटल से करता है, लेकिन अगर ड्रग्स वगैरह है तो उसके लिए मिलीमीटर वेव स्कैनर का यूज किया जाता है। वो उसके अलावा भी एक्सप्लोसिव ट्रैक है, और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो हम लोग जानते हैं डॉग स्क्वाड होता है, पुलिस का जो कुत्ता होता है वो उसको डिटेक्ट करता है ड्रग्स को। तो ये टेक्निक अपनाया जाता है, न कि रडार अपनाया जाता है। और रडार जो यूज किया जाता है तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रिसिपिटेशन के लिए किया जाता है, और उसी तरह से जितने भी आप देखेंगे कि मॉनिटरिंग किया जाता है स्पेस से, खास करके साइंस मतलब माइग्रेशन का या फॉरेस्ट का, ये सारी मॉनिटरिंग की जाती है सैटेलाइट वगैरह से, तो उसमें रडार का यूज होता है। और ये रडार बड़े पैमाने जैसे कि एस बैंड का होता है, एल बैंड का होता है, और ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ब्लॉग से भी है। तो ये देखिए, ये देखिए एक ये आया है, ये देखिए रडार जो स्पेस में निसार नाम है ये वाला, नासा, ये नासा और इसरो का प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये निसार प्रोग्राम जो है ये पूरी तरह से आपका अर्थ मॉनिटरिंग का आप कह सकते हैं कि नासा और इसरो का कंपोजिशन में। उसी तरह से ये आप देखेंगे तो ये जैसे कि मैंने बताया कि हमारे ऐप पे रहता है। अब आप जाएंगे हमारे ब्लॉग पे तो ब्लॉग में ब्रीफ में दे देते हैं, और सारा जो मटेरियल आपको मिलता है हमारे ब्लॉग पे मिलता है। वैसे तो ये फ्री है, लेकिन अगर आप पूरा साल भर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं तो 100 रुपीज़ है, ज़्यादा नहीं है, तो आप ये ले सकते हैं। वैसे भी हम फ्री में कई बच्चों को इस बार दिए हैं, तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारे चैनल पे नंबर है उससे आपको मिल सकता है वो सारा चीज़। आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन in 16 set B, in which of the following are hydrogel used? Control drug delivery in patient, mobile air conditioning system, preparation of industrial lubricant. Select the correct answer using the code given below. Only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3। चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं साथ ही साथ। निम्नलिखित में से किन हाइड्रोजेलों का प्रयोग, और निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेल, ये हाइड्रोजेल की प्रयोग की बात हम लोग कर रहे हैं। रोगियों को नियंत्रित औषधि डिलीवरी, वातानुकूलित चल वातानुकूलित, यानी मोबाइल, औद्योगिक स्नेहकों का विचरण, यानी जो लुब्रिकेंट होता है उसका, नीचे दिए गए। तो अब ये देखिए, तो ये रोगी में भी होता है, ये और ये, या तीनों का तीनों है। तो चलिए देखते हैं, डी आंसर है, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाइडली यूज्ड इन द कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी में भी होता है। उसी तरह से हम देखेंगे तो हाइड्रोजेल जो है मोबाइल एयर कंडीशन में होता है। बेसिकली इसमें वो ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि इसमें हाई कैपेसिटी जो होती है हाइड्रोजेल में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, तो इससे जो है मोबाइल एयर कंडीशनर। उसी तरह से आप देखेंगे लुब्रिकेंट में भी यूज होता है, खास करके थर्मल स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने फिर आपको जैसे कि मैंने बताया कि ये आपको मैंने, ये हमारे ब्लॉग से है, आप ब्लॉग में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये असल एक सोलर एनर्जी फ्रॉम न्यू बायो इंस्पायर था, इसमें हाइड्रोजेल के बारे में बताया गया था, ठीक है। इसमें हाइड्रोजेल के बारे में बताया गया। चलिए मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे कि मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने लिंक दिया था ऐप का, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रीफ में देता हूँ, ऐप पे देता हूँ, और ऐप पे आपको मिलेगा इस तरह का PDF।
ये पीडीएफ मिलेगा। और इस पीडीएफ में आप देखेंगे तो ये देखिए इसमें ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओह, ये देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन से लिखा हुआ। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ था डिटेल में। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंड थर्ड क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर आर ऑफन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ assisted productive technology, drug delivery nanotechnology, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। चलिए इसको हिंदी में भी हम लोग देख लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है, सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये हो जाए, 1 आवर से ज़्यादा हो चुका। तो मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर की चर्चा प्राय संदर्भ में की जाती है सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, औषधि नैनो डिलीवरी जो होता है वो टीका वाला। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा उपयोग होता है आपको अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो किया जाता है उसकी ये एक नई टेक्नोलॉजी है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे चीज़ में इसके अलावे भी होता है, जैसे कि एक मिनी ब्रेन आया था उसमें ये था, और उसमें ये बताया गया था कि ये जो बायो मेम्ब्रेन रिएक्टर होता है, रिएक्टर्स उसका यूज कहाँ गया। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये बेसिकली मेम्ब्रेन जिसको मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर या एमबीआरस कहा जाता है, एडवांस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम कंबाइंड विद द बायोलॉजिकल। बेसिकली इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन के द्वारा। तो इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये ऐप में मिलेगा, तो आप लोग हमारा ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें। ऐप भी काफ़ी आपको फ़ायदा करेगा सिविल सर्विसेज की करके। तो ये देखिए, इसमें देखिए मैंने जूम करके आपको बताया है कि ये देखिए हाइड्रोजेल बायोरिएक्टर्स कहाँ है। ये देखिए है बायोरिएक्टर्स यहाँ लिखा हुआ, ये देखिए बायोरिएक्टर्स है। तो इस तरह आप जाएंगे तो ये सारे मैंने एविडेंस के साथ आपको देना। सो नेक्स्ट स्पेस साइंस। अब स्पेस साइंस पे हम लोग चलते हैं। स्पेस साइंस से इस बार क्वेश्चन जो पूछा गया था 2 क्वेश्चन, और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन जो था वो आप जानते हैं, ये 2 ही क्वेश्चन स्पेस साइंस से था, और ये दोनों 11 और 12 था, और ये दोनों सिविल सर्विसेज विद्यार्थी से आया, यानी 100% इसमें हमारा गेस सही हुआ। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन है। नंबर 1 11th क्वेश्चन 20 with the reference of the radio isotopic thermoelectric generator RTGs, consider the following statements. RTG are miniature fission reactor. RTG used for the powering on-board system of a spacecraft. RTG can use plutonium-238, which is a byproduct of weapons development. Which of the following statement is given above are correct? A 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. तो चलिए इसको हिंदी में भी देख लेते हैं एक साथ। विकिरण समस्थानिक ताप वैद्युत जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में ऑनबोर्ड प्रणालियों में विद्युत आपूर्ति के लिए किया जाता है। आरटीजी में प्लूटोनियम-238 का उपयोग किया जा सकता है। तो अब आप देखिए, ये जो है लघु रिएक्टर नहीं, ये बेसिकली डीके पे डिपेंड करता है, यानी जो प्लूटोनियम-238 है उसके डीके से जो एनर्जी प्राप्त होता है उससे कोई एक रिएक्टर नहीं है। जो जिस तरह से आप अर्थ पे रिएक्टर बनाते हैं उस तरह का कोई छोटा रिएक्टर ये नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और ये चूंकि ये जो आप देखेंगे जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट था उसमें इसका यूज अभी नासा वालों ने किया था। ठीक है, तो उस तरह से आप देखेंगे तो इसका आंसर हो गया 2 and 3, तो केवल 2 और 3 बी है। तो आंसर इसका देखते हैं नेक्स्ट।
B answer. Currently, NASA has used radioisotope thermoelectric generator or RTG to provide electrical power to the certain spacecraft by converting the heat generated by decay of the plutonium-238. It is decay, not the miniature of the reactor. So, plutonium fuel is electricity using devices called thermocouples. Since they have no moving part, they can fill the wear cut. So, RTG have historically been viewed as highly reliable power for the space power for the in future. तो इसको आप देखेंगे और इसको भी मैंने आपको बाजाबता इस तरह का करंट अफेयर्स आपको अपने इस पे दिया था, ये देखिए अभी आपको इसमें दिखाते हैं कि कहाँ दिया था मैंने। इस बार मैंने सिर्फ ये नहीं दिया है कि रेफरेंस, इस बार मैंने आप लोगों को ये दिया है कि वो कहाँ से आया है, वो जाके भी आप पढ़िए। जैसे कि मैंने आपको मटेरियल बहुत दे दिया, 200 पेज 300 पेज, उसको सिर्फ आप रखे रहते हैं, प्लीज़ उसको जाके पढ़िए, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी और वो पढ़ के हम लोग काफ़ी मेहनत से बनाते हैं। तो उस हिसाब से इसको चलिए देखते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आता है तो हमें खुशी होती है और फिर हम मेहनत करके और सारे मटेरियल, ये देखिए। और ये जो था ये बेसिकली अब धीरे धीरे जो है वो न्यूक्लियर पावर, तो वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर रॉकेट यहाँ आप देख सकते हैं, ये आया था न्यूज में। और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें मैं शॉर्ट में देता हूँ और डिटेल जो आज जाके अब आपको पूरा जो PDF आप PDF ले भी सकते हैं वहाँ से हमारे ऐप पे जाके। तो ये देखिए, तो उसी में आप जाएंगे तो PDF में आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सिविल सर्विसेज विद द की। ये 12 क्वेश्चंस है। So consider the following statements. Statement 1, giant star live much longer than the dwarf star. Statement 2, compared to the dwarf star, giant star have a greater rate of nuclear reaction. Which of the following is correct in the respect of the above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct and statement 2 explain statement first. Both statement 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain the statement 1. Statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. So चलिए इसको हम हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहत तारे यानी जायंट स्टार वामन तारों यानी द्वार्फ तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। वामन तारों यानी द्वार्फ स्टार की तुलना में बृहत तारों की नाभिकीय अभिक्रियाओं में उच्चतर दर होती है, यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो हाई रेट होता है। तो अब ये देखिए पहला गलत है, क्योंकि जो बृहत तारे होते हैं जो जायंट स्टार है वो आपको उसका काफ़ी यंग में ही मर जाते हैं, मतलब बहुत शॉर्ट लाइफ पीरियड होता है। उसी तरह से देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो ड्वार्फ है उसका ज़्यादा लाइफ होता है। लेकिन ये बात सही है सेकंड, क्योंकि इसमें उच्चतर दर होता है, मतलब जो उसका, और इस वजह से ही ये जो जायंट स्टार है वो जल्दी कोलैप्स कर जाते हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो उस तरह से जब देखेंगे कथन एक सही नहीं है किंतु कथन सेकंड सही है, तो आंसर इसका हो गया आपको डी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द डी आंसर। डी। Nowadays biggest star are 100 solar mass, but the early universe had after more exotic place filled with the mega giant star that are fast and died very young. The researcher found, ये नया रिसर्च आया है और इस रिसर्च में पाया गया है कि जो जितना बड़ा तारा था वो उतना ही जल्दी समाप्त हो गया, और उसका वजह था कि हाई रेट ऑफ द, और ये आपको मैंने आपको अगर जो बच्चे हमसे लिए होंगे उसमें ज़रूर आप देखेगा कि ये टॉपिक है आपके पास। और चलिए दिखाते हैं कि कहाँ से। चलिए ये फिर जैसे मैंने बताया, ये मैंने आपको फरवरी का जो करंट अफेयर्स भेजा था उसमें ये था दिया हुआ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। लेट्स सी मेगा करंट अफेयर 24।
अर्ली यूनिवर्स वाज क्रेम्ड बाय a star 10,000 times size of the sun, न्यू स्टडी सजेस्ट। तो ये नया स्टडी जो हुआ था इसमें था कि 10,000 गुना सूरज से, अभी जो सबसे बड़ा तारा सिर्फ 100 गुना, 1000 गुना भी नहीं है, तो इतना बड़ा स्टार था। और इसमें ये पाया गया था कि जितने भी जायंट स्टार हैं या जितने भी जायंट स्टार बने थे वो जल्दी कोलैप्स हो गए थे। तो उसको आप इसमें ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ब्लॉग पे जाएंगे तो अभी ब्रीफ मिलेगा, क्योंकि मैंने डिटेल इस ऐप पे देना शुरू किया है, तो आप ज़रूर हमारे ऐप पे जाएंगे तो ये सारे मटेरियल आपको ज़रूर मिल जाएंगे। ये देखिए, ये है अर्ली यूनिवर्स, ये मैंने आपको दिया था। आगे इसी में हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये देखिए, इसी में मैंने बताया था, यही आपको अभी दिया था। नोएडेज 100 सोलर मास का सबसे बड़ा है, और जो ये था वेरी वेरी यंग में ही डाइड हो जाता था, मर जाता था। कौन? जायंट स्टार, यहाँ है लिखा हुआ, और आप जाके चेक कर सकते हैं जी, जो बच्चे हमसे लिए हैं वो जाके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों का मैंने सुना था कि कह रहे थे कि सर ऐसे ही हवा में दावा कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ कि आप लोगों को इसीलिए मैंने वीडियो सिर्फ और रेफरेंस नहीं दिया, वीडियो में कहाँ से पूछा ये भी मैंने आपको रेफरेंस दिया है। तो चलिए हो गया अब हमारा, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आए। तो टोटल क्वेश्चन जो इस बार था बहुत ही ज़्यादा था, 49 क्वेश्चन था। ये रियर क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछता है, नहीं तो 40 क्वेश्चन तो रहता ही है। तो इसका मतलब ये समझिए 40 का 50% हो गया 20 और 21, यानी 50% से ज़्यादा ऑन एन एवरेज 3 साल से लगातार आ रहा है। 21 क्वेश्चन आ रहा है, और मैंने 21 क्वेश्चन का पूरा रेफरेंस आपको दिया है। तो ये 21 क्वेश्चन जो आया आपको मतलब 49 जो है वो है ज्योग्राफी में 19, इन्वायरमेंट में 16 और साइंस टेक में 14। तो 19 में हमारा 12 था, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में 16 में 4 था, और साइंस टेक में 14 में 5 था। तो ये आप देख लीजिए, ये टोटल क्वेश्चन जो था 21 क्वेश्चन। अब हम लोग जो देखेंगे रिमेनिंग, मतलब ये 21 क्वेश्चन के बाद जो रिमेनिंग बचता है 28 क्वेश्चन। 49 में आपका 28 क्वेश्चन बचता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि 12 और 4 और 5 28 क्वेश्चन बचता है। ये जो 28 क्वेश्चन बचता है इसको हम सेकेंड वीडियो में देंगे, क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया है। आप देख ही रहे हैं 1.25 घंटा या 1.5 घंटा होने वाला है। तो ये आप लोग का हम बहुत टाइम नहीं लेना चाहते हैं, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में देंगे। लेकिन हमारा ये कहना था कि अब देखिए कि जो मेहनत आप करेंगे उसी से आता है यूपीएससी में, कोई गेस से नहीं है। इस तरह से जो गेस होता है वो क्या होता है, जो मैंने बताया ना, करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट को मिला के पढ़िएगा, ये सारा चीज़ मिल जाएगा। और आपने देखा कि 50% के अप्रोक्स आता है एवरेज। तो बाकी 28 क्वेश्चन के लिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है इसको आप ज़रूर देखिएगा, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि साइंस के साथ साथ आप पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सारा सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे V2 मीडिया, V2 एकेडमी में। V2 मीडिया IAS जो है उससे जुड़ा हुआ है, तो ये IAS एकेडमी में इसमें। उसी तरह से अभी नया मैं जो भी, चूँकि ये सारे क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स यूपीएससी से लेकर हर स्टेट PCS में आपको काम आएगा, चाहे वो छोटे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, TCS हो, सब में। चूँकि जब आप फैक्ट जानेंगे और उसके रीजनिंग जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएगा। तो उसके लिए जो अभी हमारा ये IAS एकेडमी है, इसमें भी आप ये CSET का भी शुरू हो रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।